हैं, पूरा पेपर इसमें से ही छपा मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए। अब जो लोग जुड़ चुके हैं लाइव, वो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि वॉइस वगैरह ठीक ठाक पहुंच रही है आपकी। और वॉइस, ईवीएस की क्लास कितने बजे चलेगी? 7 बजे चलेगी आपकी। 7 बजे ईवीएस की मैराथन क्लास है आज। तो ईवीएस वाले जितने भी है भाई, नोट करके रखो अपना टाइम। अभी इस क्लास के बाद में 7 बजे ईवीएस की मैराथन क्लास है। तो टाइम नोट करके रख लो अपना, कभी आप भूल जाओ। चलिए, बताओ मुझे कमेंट करके, वॉइस वगैरह ठीक ठाक पहुंच रही है आप तक? और वीडियो को लाइक और कर दो। 8 साल हो गए सर, एक बार भी नहीं निकला सीटेट, मेरी हेल्प करिए प्लीज। मैं आपकी सभी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पिछले वाले सीटेट में भी, अभी जुलाई वाले में भी, एक बच्चा ऐसा था जिसका 9 साल से नहीं निकल रहा था सीटेट, उसका भी निकल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आप रेगुलर क्लास में आ गए ना, तो गारंटी है कि सीटेट आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं या जो फेलियर बच्चे हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत अभी, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं। जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, और बेहतरीन तैयारी आपकी करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है मिलेगा, तगड़ा तैयारी मिलेगी, और सीटेट आपका पास होगा। बस आप साथ में रेगुलरली, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखो, मेहनत से जान मत बचाना। कभी आप ये सोचो कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, लेकिन अच्छा पढ़ना पड़ेगा बस। अब देखो यहाँ पर जो है, पहले आज वाली क्लास में हम एक कौन पैडागोजी वाले सवाल से पहले एक पैराग्राफ सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पैडागोजी। क्योंकि 15 नंबर के पैराग्राफ है भाई, और 15, और पैराग्राफ में क्या है कि आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ आपको छांटने हैं प्रश्न पैराग्राफ के अंदर से। तो पहले पैराग्राफ करते हैं, यस है ना? रेडी? लिख दो एक बार कमेंट में। जी, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरा, 500 लाइक पूरे कर दो। 500 के बाद बड़ा मजा आता है शुभारंभ करने में। तो कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो, थोड़े से बच रहे, 500 होने वाले हैं आपके पूरे। चलो जल्दी से कर दो एक बार लाइक। चलिए देखिए, यहाँ से आपका जो है एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इतनी बात तो ये आप बचपन से जानते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं और कीड़े मकोड़े के द्वारा भी किया जाता है। जितने भी जीव जंतु हैं धरती पे, वो सारे यही काम करते हैं। क्या करते हैं? सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, है ना? दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां इसका उल्टा करती हैं। क्या करती हैं? वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ गया है ना? क्या कह रहे हैं कि पौधे और प्राणी का जीवन दोनों का जो है कैसे चल रहा है, फिर संतुलन में चलेगा। अगर ये बना रहे संतुलन, कि हमारे में मनुष्यों की संख्या और पेड़ पौधों की संख्या का एक अनुपात अगर बना रहेगा, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बराबर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद, लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा देंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात आप बढ़ा देंगे, तब प्रकृति प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा। कैसे बढ़ा देंगे हम? सांस तो एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, सांस तो उतनी लेंगे और उतनी छोड़ेंगे जितनी लेते हैं प्राकृतिक रूप से। हम बढ़ा रहे हैं धुएं से। या तो हम जंगलों को काट देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, गाड़ियां आजकल इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है कि उसका धुआं निकलता है, उससे बढ़ता है। उसके अलावा जो है हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों में धुआं निकलता है। तो इन चीजों की वजह से क्या करते जा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वातावरण में। बाकी सांस लेने से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वातावरण और वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन भाई साहब। ठीक है, यानी कि लेन देन करती रहती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करती रहती हैं। ठीक है, वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती है, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं, तब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता रहता है। यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वातावरण में हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा रहती है, कभी कम रहती है। अब देखो कैसे समझा इन्होंने बात को। जो वनस्पतियां हैं, जैसे घास होंगी या पेड़ों के पत्ते, जब वो पत्ते टूट के गिर जाएंगे जमीन पे, तो फिर उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रखी थी उसने अपने अंदर, वो वातावरण में बाहर चली जाएगी, क्योंकि पत्तियां तो सड़ गई आपकी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चली जाएगी, है ना?
तो इस तरह से कभी कभी जो है जब पतझड़ का मौसम आएगा ना, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे वसंत ऋतु आता है, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं, एकदम सदाबहार, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम रहती है वातावरण में, ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। तो आपको मेरे ख्याल से पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम क्या हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है, बताओ भाई। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जैविक खाद, तो बताएंगे आप। क्या आंसर आएगा आपका? चलो कमेंट करके अपना आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जी फटाफट लिखेंगे अपना आंसर आप। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हम्म। नाइस क्लास सर, बढ़िया। चलो चलो, 500 लाइक्स हमारे पूरे भी हो गए। सब लोग लाइक करते रहो भाई, जितने भी जुड़ रहे हैं साथ में हमारे। देखो इसने क्या कहा, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है? वातावरण को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि मैंने अभी अभी बोला आपसे, जब पत्तियां टूट के गिर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड समाया हुआ था पत्तों के अंदर, वो सब कहाँ चला जाएगा? वातावरण में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे भी लिखा होगा इसमें, देखो। वनस्पतियां इस प्रकार देखो यहाँ पे, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वातावरण में समा जाती है। तो जब वनस्पतियां सड़ने लगेंगी तो वातावरण को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। नेक्स्ट है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, या कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, या वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। जी सर जी, एक बार लास्ट में ईवीएस पेडागोजी का लिस्ट बता देना। ईवीएस पेडागोजी का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो क्या कहा उसने, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व में समान बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, यानी कि ये दोनों जो है अपने अपने अनुपात में बनी रहें, तो आप जीवन एक दूसरे के अस्तित्व में बना रहेगा। देखो यहाँ पे इसने बोला था, जैसे पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में बना रहेगा। कब? जब लंबे समय तक, यदि लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तो उसका अर्थ जो होगा कि पौधे और प्राणियों के बीच में जीवन का अनुपात ठीक तरह से चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? वात और आवरण द्वंद्व समास होगा। बात का आवरण तत्पुरुष समास होगा। बात का बना ऐसा आवरण बहुव्रीहि समास होगा। या वातावरण रूपी वात तो कर्मधारय होगा। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर देता हूं मैं। ये बात जो है ना, ये बात स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वात ही होगा, ठीक है। ये जो होगा, ये वात ही होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। कितने बजे से क्लास चलती है? सही। जी क्लास चलती है आपकी 5 बजे। जो हिंदी पेडागोजी की क्लास है वो 5 बजे चलती है आपकी। और सीडीपी की 3 बजे चलती है, हिंदी वाली 5 बजे चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो वातावरण का जो विग्रह होगा वो होगा वात का आवरण। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट। और इसमें होगा तत्पुरुष समास आपका, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक। बाकी ये ग्रामर वाली जो टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा ग्रामर वाली क्लास में। देखो, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, या फिर तद्भव और देशज हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटना, मतलब पहला तत्सम और दूसरा तद्भव। तद्भव और देशज, देशज और आगत, तत्सम और आगत। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। वीडियो को लाइक करते रहो, और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। हाँ जी। चलो जल्दी बताओ फटाफट से। बढ़िया। देखो अब सुनो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे। देखो, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं, ठीक है। तत्सम वो जो संस्कृत के भाषा के शब्द होते हैं, वो सारे के सारे कैसे तत्सम। तद्भव होते हैं वो जो संस्कृत भाषा से अनुवाद कर दिए जाते हैं हिंदी में, है ना। इससे जो है,
इसका संस्कृत का कौन सा होगा? संस्कृत संस्कृत का आम रूप यानी दैनिक जीवन वाला रूप जो होता है आपका, जो सामान्य हिंदी वाला रूप हो जाता है। आगत देशज वो होते हैं, देशज जो देसी भाषा होती है ना हमारी, हमारे देश में कुछ भाषा देशज वाली देसी भाषा में कुछ शब्द आपके इस्तेमाल होते हैं। आगत होते हैं वो जो किसी बाहरी भाषा से लिए गए हों। संस्कृत और हिंदी को छोड़ के, इन दो भाषाओं को छोड़ के अगर किसी और भाषा से शब्द लिया गया है तो वो होता है आगत। तो अब यहाँ पे देखो श्वास जो है वो तो संस्कृत भाषा का ही शब्द है, तो ये तो हो जाएगा तत्सम आपका। ठीक है, तत्सम। तो तद्भव वाले तो काट दो आप। अब ऑक्सीजन कैसा है, तद्भव है या आगत है? तो ऑक्सीजन शब्द जो है वो इंग्लिश का है, ना तो ये हिंदी का है, ना ही ये आपका संस्कृत का है। ये आगत है। आगत मतलब जो लिया गया है, बाहर से आया है जो, तो ये बाहरी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको कहते हैं हम आगत। तो आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो बताएंगे लंबे समय तक जो आया था आपका कहाँ पर। अब ये आपको देखना पड़ेगा किसमें, पैराग्राफ में जाके। तो अब ये किस प्रकार का शब्द होगा ये आपको देखना है, लंबे समय तक। चलिए अब इसको पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा आप। देखो, तो यहाँ आया है लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा बना रहे। तो अब इसको बताओ मुझे, आप सेंस लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि लंबे समय तक जो आया है क्या। अब देखो, अब प्रश्न पे वापस आ जाते हैं। तो बताओ लंबे समय तक पद जो आया है वो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, संज्ञा और सर्वनाम तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि लंबे समय तक में ना कोई संज्ञा है ना ही कोई सर्वनाम है। ये विशेषता बता रहा है पूरे ही वाक्य की। अगर लंबे समय तक अनुपात बना रहे तो ये बता रहा है विशेषण। लेकिन विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर ये होता है कि अगर किसी संज्ञा का विशेषता बताए तो विशेषण होता है, और क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटा आदमी, तो आदमी एक संज्ञा है और मोटा उसकी विशेषता बता रहा है, तो मोटा जो हुआ वो विशेषण हुआ, है ना, मोटा आदमी। तो आदमी की विशेषता हो गया मोटा, तो मोटा क्या है, मोटा विशेषण है। लेकिन अगर हम कहें तेज चलना, तो चलना जो है वो तो क्रिया है आपकी, चलना जो है वो तो क्रिया है। लेकिन चलने के साथ में विशेषण कौन सा आया, तेज। तो ये विशेषण अपना अकेला विशेषण नहीं बचा, अब ये हो गया क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार से हमने उसमें कहा है लंबे समय तक बना रहे, क्या बना रहे वो छोड़ो, ऑक्सीजन अनुपात बना रहे, लेकिन मेन बात है कि बना रहना क्रिया विधि हो रही है वहां पे, इसलिए हम इसको कहेंगे क्रिया विशेषण ना कि विशेषण। खाली विशेषण नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गद्यांश का मुख्य विषय विषय क्या है आपका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, या श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, या फिर पौधों और प्राणियों का जीवन, या वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां। तो क्या है टॉपिक आपका, बताओ गद्यांश का टॉपिक क्या है आपका। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से। सर जी दिवाली की कितने दिन की छुट्टी है? अरे गुरु दिवाली आने तो दो पहले, अभी से ही छुट्टी? चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। हाँ, तो गद्यांश का मुख्य विषय था आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। सांस लेना या प्राणियों के जीवन की बात नहीं चल रही है। हम हमारा मेन उद्देश्य यही था कि वनस्पतियों और जीवन, वनस्पति और मनुष्य यानी जो जीव जंतु है उनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन बना रहे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विनिमय का अर्थ क्या होता है भाई बताओ, लेना पहुंचाना, देना खरीदना, लेना देना, आना जाना। तो बताओ विनिमय का अर्थ क्या होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। 700 लाइक्स होने वाले भाई हमारे, तो पूरे कर दो जरा फटाफट से, एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो जल्दी तुरंत। जी, अब समझो यहाँ पर विनिमय का मतलब होता है आपका लेना देना। ये मैंने आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बता दिया था जब पढ़ रहे थे उसको, है ना। विनिमय का मतलब होता है लेना देना। चलिए, हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं,
ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलो जल्दी बताओ अपना आंसर। जी, फटाफट से लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। भाई छुट्टी उट्टी का ज़्यादा मत सोचो, अब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो अपनी तैयारी पे ध्यान दो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो अपनी, ठीक है? छुट्टी करेंगे तो केवल 1 दिन की करेंगे बस, ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी आप एकदम पढ़ाई करो दबा के। हम जब सांस लेते हैं तो भाई साहब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, है ना? तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न है, मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, या विचित्र प्रकार का है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। सर मैं सीटेट क्वालिफाइड कर चुका हूँ, रेगुलर आपकी वीडियो देखता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। बट इस बार हाईएस्ट नंबर मारने, अच्छा, ऑफिस सत्य, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। देखो यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन ग्रहण करने में सभी जीवधारियों का जो स्वभाव है वो मानव की तरह ही है, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कविता पढ़ेंगे छोटी सी, है ना? उस कविता के आधार पे कुछ 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी कि यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है एक भिखारी की, और वो भिखारी के बारे में क्या क्या बातें हैं देखो। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। दो टूक यानी दो टुकड़े, कलेजे के मतलब रोने रोने की जो भाव होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, यानी इतना भूखा है वो व्यक्ति कि उसका पेट इतना अंदर घुस चुका है भूख के मारे कि कमर का और पेट का पता ही नहीं चल रहा, दोनों चिपक गए हैं, है ना? चल रहा लकुटिया टेक, यानी लाठी टेक टेक के वो चल रहा है आपका। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। भीख मांग रहा है, तो फटी झोली है उसकी, तो कह रहा है उसमें जो है भीख मांग रहा है वो, कि लाओ इसमें कुछ खाने के लिए, है ना? मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो ये एक भिखारी की कहानी बताई गई है इसमें। अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है वो देखते हैं। देखो क्या दिया है आपका। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, इस एक इसका कारण क्या हो सकता है? सिकुड़ कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन ना करना, या भीख मांगने का नाटक करना? तो बताओ क्या कारण है इसका? चलो, आसान आसान प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। 8th क्लास की पोयम है, हाँ। एनसीईआरटी से उठाई गई है ये। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर। चलो लिखते रहो अपना आंसर। नए बच्चे जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपका सीटेट भी निकले। पेट पीठ दोनों मिलकर एक इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो व्यक्ति भूखा है बहुत ज्यादा, उसने कुछ भी नहीं खाया है ना? इसलिए जो है उसके पेट पीठ दोनों एक हो गए हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। कलेजे के दो टूक कर्ता का क्या आशय है? टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, या कठिनाई पैदा करना? तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर, लिखते रहेंगे सब लोग। जी बहुत बढ़िया। सर जी आज सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। रेगुलर का फायदा है, हाँ रेगुलर क्लास करते हैं तो फायदा होता ही है। देखो, कलेजे के दो टूक करता, इसका मतलब है मन को कष्ट पहुंचाना। दो टूक कलेजे के करता मतलब उसको देख के दिल में दर्द हो रहा है यार, उसको देख के ना बुरा फील हो रहा है कि कितना भूखा है ये व्यक्ति। तो उस चीज को उसने कहा है कि मेरे मन के दो टूक कर रहा है वो, है ना? चीर फाड़ नहीं कर रहा, वो डॉक्टर नहीं है कि वो ऑपरेशन कर रहा है आपका। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, या झोली में कुछ छिपाना चाहता है, या मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, या अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी फटाफट से लिखते रहो अपना आंसर।
जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सॉरी आई एम लेट। थोड़ा टाइम कम कर दीजिए 4:30 से, क्योंकि नमाज का टाइम होता है। भाई थोड़ा आगे पीछे कर लिया करो, थोड़ा सा हो जा अब, क्योंकि हर जगह पे नमाज का टाइम भी अलग अलग है, तो एडजस्टमेंट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। भिखारी अपनी झोली किस लिए फैला रहा है? भूख मिटाने के लिए। उसको थोड़ा सा नाज चाहिए, अनाज, थोड़ा सा अन्न चाहिए उसको, है ना? इसलिए झोली फैला रहा है वो। आंसर जो राइट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है आपका? अनुस्वर है, अनुनासिक है, नासिक्य है, या शिरोरेखा है? क्या कहेंगे इसको चंद्र बिंदु को? बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। प्लीज बताइए, सेकंड पेपर के भी क्वेश्चंस हैं? जी बिल्कुल, सेकंड पेपर के भी यही है। जी सर जी, मैं किसी और के चैनल से पढ़ता था, फिर मेरे मामा जी ने आपके चैनल की लिंक दी थी। अच्छा, तो आपके मामा जी ने पढ़ा और देखा होगा चैनल को पहले, है ना? तभी उन्होंने बताया आपको। देखो, ये जो चंद्रबिंदी होता है ना, ये जो आपका है ना, ये होता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसको कहते हैं अनुनासिक। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव कौन सा है? श्रृंगार भाव आपके मन में आ रहा है, हास्य आ रहा है, करुणा आ रही है, या वीरता आ रही है? बताओ आपके दिमाग में इसको, काव्यांश को पढ़ के, कविता को पढ़ के कौन सा भाव आपके मन में आया है? बताओ। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर। जी, तो काव्यांश को पढ़ के आपके दिल में कौन सी भावना आई है? करुणा। करुणा मतलब होता है आपका दया भाव आना आपके मन में, या दुख का भाव आना, किसी के लिए सहानुभूति का भाव आना, उसको कहते हैं करुणा, है ना? किसी के लिए सिंपैथी पैदा होना, उसको करुणा कहते हैं। श्रृंगार होता है जहाँ पे खूबसूरती की बात चल रही हो, है ना? जहाँ पे खूबसूरती की बात चल रही हो, जैसे वो नहीं होता, आ, जैसे गाने आते थे पुराने वाले, पुरानी फिल्मों में गाने नहीं आते, तेरी रेशमी जुल्फे, है ना? तो वो वाले जो गाने आते हैं ना, वो श्रृंगार रस वाले होते हैं, जिसमें तारीफ की गई है, जिसमें खूबसूरती की बात की गई है। हास्य वो होता है जिसमें कॉमेडी हुई हो, तो कॉमेडी तो नहीं हो रही इसमें। वीरता उसमें होती है जिसमें हिम्मत साहस वाला काम बताया गया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता होती है, तो उसमें क्या आता है? उसमें वीरता का भाव आता है। तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? गांधी जी का, अतिथि का, भिक्षुक का, विकलांग का? तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? चलो जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। सर सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया करें, तो सारे ही कर रहा हूँ मैं तो गुरुजी। अच्छा मैडम जी। सारे ही किए हैं, मैंने कब अलग किया? मैंने कब किया? श्रृंगार में गुरुजी प्रेम या बिछड़ना होता है? नहीं, सब चीजें अलग अलग होती हैं। बिछड़ना जो होता है वो वियोग होता है, वियोग, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो बाद में बताएंगे। चलो अभी इतना सीखो जितना पैराग्राफ में है। वह आता में वह सर्वनाम किसके लिए है आपका? बताओ किसके लिए है? भिखारी के लिए है ना भाई, भिखारी के बारे में तो बात हो रही है, भिक्षुक के लिए तो है आपके पूरे पैराग्राफ में, है ना? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए आपके सामने, देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी की मात्र आयोजन करना। दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। तीसरा है दूसरे के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। फोर्थ है आपका निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे फटाफट से। जी फटाफट लिखो, और वीडियो को लाइक भी करते रहो। 800 लाइक होने वाले हैं हमारे, अभी 4-5 लाइक कम है 800 होने में। चलो जल्दी से लाइक करो सब लोग, कमेंट को नीचे करके। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे बेहतरीन उद्देश्य क्या है आपका? प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। क्या भाषा इसलिए सीखते हो कि अंत्याक्षरी खेल सके? ये उद्देश्य है आपका? नहीं भाई, इतना उद्देश्य तो नहीं हो सकता। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। भाषा की बारीकी, बारीकी मतलब उसकी स्ट्रक्चर, संरचना को समझना, कैसे इस्तेमाल होता है भाषा का, किस जगह पे कैसे करना है। बारीकी में थोड़ा बहुत व्याकरण भी आ जाएगा आपका, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत।
सौंदर्य बोध का मतलब यह है उसके भाषा की खूबसूरती को समझना है, यानी भाषा का जो इस्तेमाल होता है ना दैनिक जीवन में, उसी को सौंदर्य कहेंगे भाई। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो भाषा का उद्देश्य केवल जवाब देना नहीं है, बल्कि अपने खुद के भाव या खुद की जो आपके मन की बातें हैं उनको दूसरे के सामने व्यक्त करना है। आप जब बात करते हैं तो सिर्फ यही थोड़ा होगा कि सामने वाला बोलता रहेगा आप जवाब देते रहो, वो पूछता रहे आप जवाब देते रहो। ऐसे कन्वर्सेशन होता है, अच्छा लगता है? नहीं होता। आप भी सवाल पूछें, वो भी सवाल पूछें, आप भी उत्तर दो, वो भी उत्तर दे, कन्वर्सेशन पूरा होना चाहिए। केवल लिखना आपका भाषा का उद्देश्य नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को एकमात्र उद्देश्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी फटाफट लिखो जल्दी से। देखो अब ये कह रहे हैं आपसे कि आप ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करेंगे और उससे आनंद भी उठाएंगे। तो ये भाषा का उद्देश्य है या नहीं है? बिल्कुल है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य ये भी तो है कि आप नए विषयों को सीखेंगे। भाषा का इस्तेमाल करके आप नए विषय नहीं सीखेंगे, नई किताबें पढ़ पाएंगे, नए सब्जेक्ट की ओर जानकारी ले पाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या एकमात्र उद्देश्य है भाषा का ये? एकमात्र तो नहीं होगा भाई आपका, क्योंकि भाषा का तो उद्देश्य बहुत सारे हैं। दैनिक जीवन में कहाँ पे कैसे बात करनी है वो भी भाषा का उद्देश्य है ना? केवल यही नहीं है कि हमें अन्य विषय सीखने हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है? नहीं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है भाषा का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना, ये सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये? तो सबसे कम भी नहीं है, हम सिंपल में कहेंगे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बस बात खत्म। है ना? ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पढ़ने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है पढ़कर समझना, या फिर वर्णमाला का ज्ञान, या फिर वाक्यों को पढ़ना, या फिर शब्दों को पढ़ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी सर जी, सुपर चैट के लिए पेटीएम नंबर स्क्रीन में नहीं है। सुपर चैट के लिए पेटीएम की जरूरत नहीं पड़ती गुरु, डायरेक्ट हो जाता है वो। चलो जल्दी से बताओ। देखो पढ़ने का मतलब होता है पढ़कर समझना, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको ये प्रश्न कल भी बताया था इस तरह का, जहाँ पे भी पठन की बात हो रही हो तो वहां पे या तो अर्थ आएगा, या तो समझ आएगा, या तो बोध आएगा। है ना? ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे जब भी पठन के बारे में प्रश्न आएगा, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही है कि उसके अर्थ को समझना। केवल वाक्यों को पढ़ देना या शब्दों की पहचान कर लेना पठन नहीं होता। उच्चारण करना पठन नहीं होता आपका। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करते करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो प्रश्न खालिस्तान की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत कर रहा है भाई? व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, या भाषा संरचना। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इस प्रश्न को समझने में भी थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है। कविता में अभी भी शब्द का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, ये आप किसे बता रहे हैं? बच्चों को बता रहे हैं। कि देखो इस तरह से कि अभी भी हमारे गांव में खेती होती है, अभी भी हमारे गांव में अच्छी खासी बारिश होती है, हमारे यहाँ तो अभी भी बर्फ पड़ती है ना? तो अभी भी कुछ काम हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंटिन्यू वाले काम है। अब यहाँ पे बच्चों से आपने सवाल किया कि इस कविता को सुनाने के बाद कि ये बताओ हमसे, कविता में बिना रुके चलने वाले बात कार्य की बात चल रही है या नहीं चल रही है? तो बच्चे कहेंगे हाँ हाँ हाँ, अभी भी जो है बिना रुके चलने वाले कार्य की बात हो रही है।
क्योंकि इसमें जो आया है अभी भी, तो इसका मतलब अभी भी कंटिन्यू है वो काम। तो बच्चों से आपने ये वाला सवाल पूछा, तो ये जो सवाल है आपका, ये सवाल कौन से, ये प्रश्न जो है ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? व्याकरणिक ज्ञान पूछ रहे हो आप इसमें बच्चे से? व्याकरण के बारे में पूछ रहे हो? व्याकरण के बारे में तो नहीं पूछ रहे। भाषा की बारीकी के बारे में पूछ रहे हो? यस। व्याकरण की परिभाषा सुन रहे हो बच्चे से? नहीं। भाषा की संरचना के बारे में बात चल रही है? नहीं। अब यहाँ पे एक बात समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। भाषा की बारीकी और व्याकरण में क्या अंतर होता है? क्योंकि आपको लगेगा कि बारीकी भी तो व्याकरण का ही हिस्सा है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। होना चाहिए, यस और नो? जानना चाहते हो? यस है ना? व्याकरण जो होती है वो बड़ी शुद्ध होती है, और ये चलती है नियम कानून के आधार पे। इसके होते हैं सारे के सारे नियम आपके लिखित रूप से, है ना? और बारीकी जो होती है, ये बारीकी होती है प्रयोग पे आधारित। जब आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, जब भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर उस भाषा के सेंस को समझने के लिए, उस भाषा के अर्थ को समझने के लिए, उस भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है। कौन सी बारीकियां? जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं जो है, मैं एक लड़का हूं, तो मैं कहूंगा मैं दिल्ली से आया हूँ सर, मिलने गया मान लो मैं किसी से, है ना? मैं मान लो कहीं बिहार में मिलने गया किसी से, तो मैं कहूंगा कि मैं दिल्ली से आया हूँ। और वहां पे उसी कॉन्फ्रेंस में एक लड़की होगी, वो कहेगी कि मैं पटना से आया हूँ, तो उसका सेंस तो गड़बड़ हो गया। वो लड़की होके कह रही कि मैं पटना से आया हूँ, है ना? तो ये गड़बड़ नहीं हो गया? तो ये भाषा की बारीकियां हैं कि आप, ये बहुत ज्यादा बड़ा व्याकरण नहीं है, ये दैनिक जीवन की भाषाएं होती हैं। दैनिक जीवन के सेंस को समझना है आपने। यार तुझे तो अभी तक पता ही नहीं है क्या चल रहा है मामला। तो बारीकियां जो होती हैं वो प्रयोग में आधारित होती हैं, और जरूरी नहीं कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध हों। ये दैनिक व्याकरण पे आधारित होती हैं, जो आपका इस्तेमाल वाला व्याकरण होता है। ठीक है? तो जैसे हमने पूछा ना, अभी भी हमारे गांव में तो पूरी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है अभी भी हमारे गांव में। तो ये यहाँ पे कोई व्याकरण थोड़ी दिख रहा है। क्या व्याकरण है यहाँ पे? व्याकरण तो तब होता है जब मैं यहाँ पे कोई मात्रा गलत कर देता, क्वेश्चन मार्क ना लगाता, सेंटेंस को आगे पीछे कर देता, तब व्याकरण होता। तो फिलहाल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ अनु गौतम। क्यों, तो सुधारो भाई अपनी लैंग्वेज, ऐसा क्यों बोलते हो? है ना? किसी ने बोला डी क्यों नहीं हो सकता? डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संरचना की बात यहाँ पे हुई है कहीं भी? ये सवाल संरचना के बारे में बता रहा है कि आपसे? संरचना के बारे में तब होता जब मैं यहाँ पे लिखता कि खाना खा रहा हूं मैं, खाना खा रहा हूं मैं, तो बताओ इसकी संरचना सही है या नहीं है? तो हाँ, मैं कहूंगा इसकी संरचना ठीक नहीं है सर, क्योंकि मैं जो है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए था। तो ये संरचना के आधार पे गलत हो गया। तो यहाँ पे संरचना की बात नहीं चल रही है ना? तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो अब। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, या समाचार पत्र? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलो जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। हाँ सर, हैबिट है, क्या करूं, हैबिट तो रहती है लेकिन हैबिट को तो बदलना पड़ता है धीरे धीरे करके, है ना? चलो 900 लाइक हमारे पूरे होने वाले हैं, तो करो लाइक पूरे करो भाई सब लोग मिलके। कमेंट को नीचे करके अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दिया करो बिना कहे, है ना? आपको इतनी बढ़िया क्लास दे रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लाइक तो करा करो कम से कम। चलो, अब देखो क्या पूछा है इसने। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सबसे बढ़िया होगी? आयु अनुरूप साहित्य, रेडियो नाटक, छोटी सी बात है, कविता पाठ आपके किताब के अंदर खुद ही आ गया, समाचार पत्र एक प्रकार की टीएलएम है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आयु अनुरूप साहित्य में सारी चीजें आ जाएंगी। साहित्य में आपके क्या क्या आ जाता है? कविता, निबंध, एकांकी, कहानी, जीवनी किसी की, वृत्तांत किसी का, कोई पुराने लेखक की कोई किताब है वो भी, या कॉमिक्स बुक है नाटक की, किसी में कहानियों वाली बुक आती है काल्पनिक, वो भी सारी चीजें आ जाएंगी। जहां तक कि समाचार पत्र भी साहित्य में ही आ जाएगा। हर रिटर्न लिखित चीज आपकी साहित्य है, लेकिन आयु के अनुसार हो तो सबसे बढ़िया।
क्योंकि एक हाई लेवल का उपन्यास कक्षा 3 का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन कक्षा 3 का बच्चा एक कॉमेडी वाली कॉमिक्स बुक होगी उसको समझने में, या चूहे बिल्ली का खेल होगा उसको समझने में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आयु के अनुरूप अगर करेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन राइट जाएगा आपका। नेक्स्ट है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखो फटाफट से अपना आंसर। जी फटाफट से लिखो। सबका मोए मोए हो गया? क्यों? सबका गलत था क्या? क्या आंसर दिया था आप लोगों ने? सही तो दे रखा था। क्या आंसर दिया था आपने इसमें? समाचार पत्र दिया होगा या नाटक दिया होगा, पक्का है ना? चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये विचार पूर्णतः सत्य है आपका, बिल्कुल सत्य है। असत्य नहीं है और आंशिक रूप से भी नहीं है, बल्कि पूरा ही सत्य है। क्योंकि हम कोई भी क्लास चला रहे हो उसमें भाषा का इस्तेमाल होता ही होता है। बातचीत तो होगी ही ना, और टीचर मिलके बातचीत करेंगे तो भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा, भाषा बच्चा सीखता जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है आपका। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, यह ताकि बच्चे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। दूसरा है, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, या सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, या ये सभी। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। देखो तो क्या कह रहे हैं, हिंदी तर भाषा की जगह मिलनी चाहिए किसमें, पाठ्य पुस्तकों में। हिंदी तर का मतलब क्या हुआ? हिंदी के अलावा, क्योंकि इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है हिंदी के साथ में, हिंदी प्लस इतर। और इतर का जो मीनिंग होता है वो होता है के अलावा, यानी कि हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं के साहित्य भी आपकी पाठ्य पुस्तक में होने चाहिए। तो उनका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं आप उसको? भाषा की विभिन्न रंगतें से परिचित, भाषा की विभिन्न रंगतों का मतलब होता है भाषा की विभिन्न रूप। तो भाषा अलग अलग रूप में बच्चा सीखेगा, सही है ये भी। अन्य साहित्यकारों में बारे में जानेगा, ये भी सही है। संस्कृति के, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा आपका। क्योंकि जब आप दूसरी भाषाओं के साहित्य किताब में डालेंगे, तो आप मान लीजिए कोई तमिल महाकाव्य है, उसकी कहानी आप डाल रहे हो। जैसे आपकी किताब में एक चैप्टर आता है, मैं आपको बताऊं, एक राजा और रानी की कहानी आपकी किताब में आती है छोटे बच्चों की, कि उसकी अंगूठी को जो है किसने निगल लिया था, मछली ने निगल लिया था। एक अंगूठी दे के गया था राजा जो है उसको, रानी को, शकुंतला को। तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई थी और वो मछली ने खा ली थी। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। हिंदी भाषा में आप पढ़ते हैं, लेकिन है कहाँ की ये पता है? ये तमिल की है। ये मणिमेखलाई नाम की एक कहानी है, एक महाकाव्य है, उसके अंदर ये कहानी दी गई है। सॉरी, मणिमेखलाई नहीं है, ये शकुंतलम नाम का महाकाव्य है। मणिमेखलाई दूसरा है, सॉरी। तो उसकी ये मतलब है तमिल की कहानी है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फिलहाल। ठीक है। चलो, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षाओं का आयोजन हो। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी फटाफट से लिखो। सर जी आपने सुनाया था, मैंने तो सुनाया था, लेकिन किताब में भी है ये। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी जब सिखाया था आपको, है ना? चलो जल्दी से लिखते रहेंगे अपना आंसर। आपने नौकरी छोड़ी, आपके मम्मी पापा ने गुस्सा नहीं किया, डांटे नहीं आपको? मैंने बताया ही नहीं था। मैंने बहुत दिन बाद बताया था, उनको पता ही नहीं था। चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। क्योंकि परिवेश के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, पाठ्य पुस्तकें भी, टीचर भी परिवेश के अंदर ही आता है, करिकुलम सारा कुछ आपका परिवेश के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। तो परिवेश जो है वो एक बड़ा प्रश्न है, मतलब बड़ा ऑप्शन है। इसलिए हम परिवेश वाले ऑप्शन को चुनेंगे, सेकंड ऑप्शन को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार सूची, या लिखित परीक्षा?
तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? जल्दी लिखो। एसएसटी मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, प्लीज़ मैराथन लीजिए एसएसटी का। मैराथन लूंगा मैं भी आपका एसएसटी का भी। और मैं जो है कुछ ट्रिक भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो बार बार सी टेट में आते हैं एसएसटी वाले, उनकी ट्रिक बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको जीन पियाजे की ट्रिक सिखाई थी, है ना? तो आपको अब हमेशा याद रहता है वो। तो इसी तरह से मैं कुछ टॉपिक की ट्रिक बनाऊंगा, और ट्रिक से आपको वो टॉपिक याद हो जाएंगे। 15 20 भी, 25 30 टॉपिक भी याद हो गए ना, तो आपका अच्छा खासा लेवल हो जाएगा, है ना? अच्छा, आपको हुआ आज छोड़ दिए, और हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। हाँ, आप लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य नौकरी लेना है, तो बिल्कुल। और मेरा उद्देश्य आपकी नौकरी लगवाना है, इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी, है ना? अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो आपकी नौकरी कैसे लगवाता, बताओ? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार या लिखित परीक्षा? इस तरह के प्रश्न बड़े दिक्कत करते हैं समझने में, है ना? आता है ना, इनमें बड़ा गुस्सा आता है इस तरह के प्रश्नों में। क्या सही लगाएं साहब? चारों ही तो सही है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जब बात भाषा आकलन की आए, तो एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना हमेशा, कि हम ऐसे ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें चारों कौशलों का मूल्यांकन हो जाए जिसके द्वारा। अब देख लो, अब आंसर मिल जाएगा। लिखित परीक्षा लेंगे तो केवल लिखित का ही आकलन होगा, बोलने का नहीं होगा। साक्षात्कार लेंगे, इंटरव्यू, तो केवल बोलने का होगा, लिखने का नहीं होगा। जांच सूची लगाएंगे आप, जांच सूची होती है टिक मारने वाली बस, उसमें भी आपका लिखित परीक्षा का नहीं हो पाएगा मूल्यांकन। अवलोकन के द्वारा चारों कौशलों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब देख के, बच्चा किताब पढ़ रहा है, आप देख लो उसको, ऑब्जर्व कर लो, पठन का आकलन हो गया। दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, सुनने का आकलन भी हो गया आपका, और बोलने का भी हो गया। हुआ नहीं हुआ? बच्चा अपने होमवर्क पूरा कर रहा है, बैठ के आप ऑब्जर्व कर लो उसको, लेखन का आकलन हो गया। अवलोकन के द्वारा किसी भी कौशल का आकलन किया जा सकता है, तो अवलोकन इज द बेस्ट, है ना? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको या नहीं आई है? देखो, इस तरीके से बताओ, कोई समझा सकता है आपको? समझा सकता है कोई ऐसे? जो प्रश्न के अंदर बात है भी नहीं, वो भी उसके सीना चीर के बाहर निकाल के लाता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप प्रश्न इस तरह का दोबारा आएगा ना, तो उड़ा के फेंक दोगे आप उसको। देखो, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खालिस्तान दक्षता प्राप्त करना, उच्च दक्षता प्राप्त करना, सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, औसत या बुनियादी दक्षता। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे फटाफट से। जी, देखो अब क्या पूछा आपसे। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप, यानी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप उच्च दक्षता प्राप्त करना। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का सर्वोच्च दक्षता, उच्च भी क्यों करें, हम सबसे ऊंची करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, आप समझो इसको। इसने कहा है द्वितीय भाषा के रूप में जब हम कोई भाषा सीखते हैं, तो हमने जब प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की है, जो जो हमने भाषा अर्जन किया है, अब उसी भाषा को एक टारगेट लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं आप स्कूल में जाके। तो अपनी उस भाषा के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। बेसिक तो अर्जन तो आपने घर पे ही कर लिया, समाज में कर लिया। स्कूल में जो आप उसको द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ रहे हो, वो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप उसमें सर्वोच्च दक्षता प्राप्त कर सकें, यानी उस पर पकड़ बना सकें। तो आंसर जो राइट होगा आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। भाषा के विभिन्न कौशलों को खालिस्तान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक रूप में, एकीकृत रूप में, उच्च रूप में या निम्न रूप में? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका? चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। जी, बुनियादी क्यों नहीं होगा सर जी? बुनियादी हम पहले ही सीख चुके हैं, अर्जन के माध्यम से पहले बुनियादी सीख चुके हैं आप। सर जी, आपकी क्लास में शायद ही गलत होता है, बट एग्जाम में ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर बना रहता है, इसलिए हो जाते हैं गलत।
तो उसकी तरीका ये है कि अभ्यास जितना ज़्यादा कर लोगे, मतलब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे पहले एग्जाम से, घर पे बैठ के अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वहां पे गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। भाषा के विभिन्न कौशल कौन कौन से हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो इन चारों को कैसे पढ़ाते हैं आप? क्रमिक रूप से पढ़ाते हैं? नहीं, एकीकृत रूप से पढ़ाते हैं। क्रमिक का मतलब ये हुआ कि पहले लिखना सिखाएंगे, फिर पढ़ना सिखाएंगे, फिर बोलना सिखाएंगे, फिर सुनना सिखाएंगे, ऐसे थोड़ा चलेगा। आपका ये साथ साथ चलते हैं चारों कौशल, तो एकीकृत चलते हैं, यानी कि एक साथ चलते हैं, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? कौन सी विधि सबसे बेस्ट है भाई, बताओ। सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? चलो जल्दी बताओ। नए बच्चे जो भी हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर तैयारी गारंटी के साथ करनी है, एग्जाम को पास करना ही है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेस्ट चैनल है आपके लिए। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर। 20 अक्टूबर को क्वेश्चंस किस टाइम मिलेंगे? 12 बजे से। क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके, नोट्स मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी रहेगी, थ्योरी भी, सारा चीज़ें कंप्लीट नोट्स। 20 अक्टूबर को दिन के 12 बजे आपका ऑफर निकलेगा, तो 20 अक्टूबर को लेना नोट्स सब लोग ऐप पे जाके। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि ज्यादा बेहतर होगी? आगमन विधि सबसे बेस्ट होती है। क्यों? आगमन विधि में होते हैं उदाहरण, और उदाहरण का मतलब है एक्टिविटी, यानी गतिविधि। तो इसमें बच्चा हो जाता है एक्टिव, और बच्चा खुद से करता है काम, तो इसलिए आगमन विधि बेस्ट होती है। सूत्र विधि या निगमन विधि में मानना पड़ता है रट्टा, तो रूल्स को याद करना पड़ता है इनमें, तो याद वाली चीज तो गलत होती है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से, या विज्ञान संबंधी शब्दावली से? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अपना आंसर लिखेंगे आप। सर आज ईवीएस की क्लास होगी या नहीं होगी? 7 बजे ईवीएस की क्लास है, 7 PM, और वो भी मैराथन क्लास है ईवीएस की, बहुत जबरदस्त वाली आज। ईवीएस की मैराथन क्लास है आज, ठीक है। तो भूलना मत भाई, लाइव आना सबके सब। ईवीएस की मैराथन क्लास होगी 7 बजे। अब देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पे आपने एक पाठ पाठ डाला है, कौन सा? रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर तो साइंस का चैप्टर है भाई, ये तो विज्ञान का चैप्टर है। तो आपने इसको भाषा की किताब में क्यों डाल दिया? क्या उद्देश्य था? विषयों की विभिन्न भाषाएं अलग अलग, तो भाषाएं अलग थोड़ा होती हैं, सारे विषय मातृभाषा में पढ़े जाते हैं। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, यस, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी कि आप जो है, हमारा उद्देश्य ये है कि सारे ही सब्जेक्ट में क्या होती है, भाषा का इस्तेमाल होता ही है, इसलिए हम भाषा को हर सब्जेक्ट के संदर्भ में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए सारी पाठ्यचर्या में भाषा आपकी मौजूद है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अ, ठीक है ना, वैसे तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लूं। विज्ञान संबंधी शब्दावली से तो इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो ठीक था आपका। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें वो होती हैं जो आपके उपन्यास है, निबंध है, काव्य है, कहानियां, ये भी नहीं हो पाएगा। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा या विषयों की विभिन्न भाषाएं? विषयों की विभिन्न भाषाएं भी आंसर राइट हो सकता है यार आपका, इन दोनों में रुकना जरा सा, क्योंकि पहला वाला भी पॉजिटिव ही है आपका। विषयों की विभिन्न भाषाएं, यानी अलग अलग भाषाओं का अलग अलग विषय होता है। भाषा की कक्षा में आप डाल रहे हैं साइंस का चैप्टर, तो साइंस की भाषा सिखाना चाह रहे हैं क्या, कि साइंस में जो विषयों की विभिन्न भाषाएं सिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा तब होती है जब आप किसी और सब्जेक्ट में भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ दूसरे सब्जेक्ट में भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि भाषा में ही दूसरे सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। आपका पहला ऑप्शन राइट जाएगा भाई, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा आपका, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर।